नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की जर्नी इतनी आसान नहीं होती, लेकिन उस जर्नी को आसान कैसे बनाते हैं जब हमारे साथ स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट जुड़ते हैं, बड़े बड़े गुरु जुड़ते हैं। आज हमारे साथ अंशुल जैन जी के गुरु मिस्टर सलील शाह जुड़े हुए हैं, जो कि CMD हैं लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के, जिन्होंने कि एक ऐसे शिष्य को तराशा है जिसने कि स्टॉक मार्केट में धूम मचा दी है। तो आइए बात करते हैं आज सलील सर से। सलील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर। सलील सर को बारे में बता दूं, देखिए सलील सर बहुत कम आते हैं टीवी पर, शोज़ में। सर आते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम देते हैं हमें। आज बड़ी मुश्किल से हमें टाइम निकाला है सर का। आपने अर्जुन का नाम सुना होगा, द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा, आपने अंशुल जैन जी का नाम सुना होगा, उनके गुरु यही हैं। तो अंशुल जी के गुरु हमारे साथ द्रोणाचार्य जी सलील सर जुड़े हुए हैं। सलील सर, ये जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है सर, जब आपने ये बताएं कि ये शुरू क्यों की, कैसे की, किन परिस्थितियों में, क्या विचार आया कि स्टॉक मार्केट में ही जाना है। उस ज़माने में तो जब आपने शुरू की होगी, उस ज़माने में तो स्टॉक मार्केट कुछ था ही नहीं, तो पिछले 5 साल से अच्छा रौनक लौटी है। ये एकदम सही बात है। क्योंकि मेरे को बिज़नेस करना रहा है और फादर जो है सर्विस के बैकग्राउंड से थे। उनकी फ़र्स्ट पोस्टिंग जो है रोहतास इंडस्ट्रीज़ में शेयर डिपार्टमेंट में हुई थी 1956 में। ओके। तो बहुत पुरानी बात है। उस समय तो शेयर्स मतलब 80s 90s में भी लोग नहीं समझते रहे, और उन्होंने अपना छोटा छोटा पैसा जो है स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, और उन्होंने अपना जीवन जो है नौकरी ही की, सर्विस की। और मोदी ज़ेरॉक्स से रिटायर हुए वो 1990 में। और उस समय मैं टीनेज में ही रहा, और मेरे टीनेज में जो आसपास में मेरे कज़िन्स या दोस्त सब लोग बिज़नेस बैकग्राउंड के थे, तो अपने को भी लगता रहा कि बिज़नेस करना चाहिए। ऐसा प्रभावित हुए लोगों से। और फादर ने रिटायरमेंट के बाद जो है वाराणसी में हम लोग जो है मतलब पिताजी ने हमारे लिए एज ए सब ब्रोकर 100 स्क्वायर फीट के ऑफिस से चालू किया। और हम लोग वहाँ से पिताजी और हम मिल कर के उस जर्नी को स्टार्ट किए। पिताजी ने एक एक चीज़ सिखाई। वक्त के संग फिज़िकल का ज़माना रहा, जिसमें कोई आज डिजिटल का ज़माना जैसे है, पूरा 100% डिजिटल है। वो ज़माना और था, सिस्टम्स और थे। टेलीफोन पे ऑर्डर्स लिए जाते रहे, दिए जाते रहे, फैक्स पे ऑर्डर्स आते जाते थे, फिज़िकल डिलीवरी होती थी, ट्रांसफ़र में टाइम लगता रहा। बहुत सी अलग अलग तरीके की जो परिस्थितियाँ थीं वो थीं, और उसमें हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते इस जगह पे आज जो है हम लोग पहुँचे हैं। सर ये बताइए, जब आपने शुरुआत की थी तो कितने एम्प्लॉयज़ का बेस था, कितने क्लाइंट्स का बेस शुरुआत के पहले साल में था, आज कहाँ खड़े हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं? उस समय तो सर ये कोई सोच नहीं थी ना कि कितने एम्प्लॉय का बेस होएगा, मतलब एक स्टार्टिंग फेज़ में। और ऐसा था कि सिर्फ पिताजी थे और हम थे, एक ऑफिस बॉय, उसी से काम होता रहा। बिल्कुल। क्लाइंट्स को खुद ही सर्विस देनी है और उनसे बात करनी है, डिस्कस करना है। पिताजी का अपना एक्सपीरियंस था, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो जो स्टॉक्स बताते थे वो क्लाइंट्स को दिलाना रहता था। और वो भाई ऑर्डर फ़ोन पे दे करके कंप्लीट हो जाता रहा। और कंप्लीशन वो उस तरीके का दौर था। बहुत बड़ी टीम कोई वैसा वाला उस समय शुरू में तो वैसी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वक्त के संग धीमे धीमे एक के बाद एक लोग जुड़ते चले गए, और ये कारवां आगे बढ़ता चला गया। सर लेकिन होता है कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और आज आप जहाँ पर खड़े हैं, एक अच्छा खासा आपकी कंपनी ने नाम बनाया है स्टॉक मार्केट में, 30 साल में कभी ऐसा विचार आया कि नहीं, गलत धंधा पकड़ लिया, अगर ये मेरे जो दोस्तों ने पकड़ा वो ज़्यादा अच्छा था, अगर मैं उसमें होता तो शायद ज़्यादा सफल होता, कभी ऐसा विचार आता है? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं आया क्योंकि दूसरा बिज़नेस कुछ मालूम नहीं था। अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि अपने को कोई दूसरा बिज़नेस या स्टॉक मार्केट का भी बिज़नेस कोई अब हमको तो आता नहीं था। फादर ने अपने एक्सपीरियंस से ये मतलब मेरे को रास्ता दिखाया, और इसको जो है स्टार्ट करके सब सेटअप करके दिया, सिखाया। जहाँ जहाँ जो भी ज़रूरत जानने की ज़रूरत पड़ी वो उन्होंने सिखाया। इसलिए वो मौका मिला नहीं। वो एक अलग बात है कि देखिए, कोई भी बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं,
एज ए इन्वेस्टर भी लोगों को आते हैं, एज ए आप ब्रोकर कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो आप उस समय को निकाल लेते हैं अच्छे से तो आपको एक अच्छे दिन देखने को मिलते हैं। सर अप्स एंड डाउन्स की बात की, मैं पहले डाउन्स की बात करता हूँ। आपने तो बहुत सारे फॉल देख लिए होंगे। 2008 का आइकॉनिक फॉल जिसमें कि लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ और वो सारा पूरा डेट क्राइसिस शुरू हुआ अमेरिका में। हम तो जब बच्चे थे हमने स्टार्ट ही की थी अपनी जर्नी, तो हम तो एज एन मीडिया पर्सन हम देख रहे थे। आपने तो वो अच्छे से देखा होगा। उसके बाद 2020 का क्राइसिस आया जिसमें कोविड वाला जो काल था, हालांकि वो शॉर्ट टर्म इन नेचर था। सर ठीक है, एज एन स्टॉक मार्केट कंपनी आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स का डेटाबेस है, बहुत सारे क्लाइंट्स ने बहुत पैसे खोए होंगे, वैल्यू घट गई थी, बहुत लोगों को लगा होगा कि वो बर्बादी के तर्ज पर पहुंच गए हैं, मन ऊब जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट का अकाउंट तक बंद करा देते कि जितना पैसा बचा है, फ़ोन करते हैं सर कितना पैसा बचा है, कि 50 लाख का 5 लाख बचा है या 10 लाख बचा है, ठीक है भाई ये भी ख़त्म कर, मेरे सारे शेयर बेच और मुझे वापस दे दे मेरे पैसे, मुझे नहीं करना अब स्टॉक मार्केट में। सर ऐसी कैसी घटनाएं कितनी झेली, कैसे आपने उन क्लाइंट्स को कन्विंस किया उस समय पर, कुछ रिटेन अगर हुए होंगे, कैसे कन्विंस किया? सर इसमें एक बड़ी आपकी बात से दिमाग में आती है बात, हमारा एक क्लाइंट जो है अच्छा क्लाइंट, अच्छा बिजनेसमैन है, साड़ी का बिजनेस है उनका, और 2008 तक वो इन्वेस्टमेंट करते रहे और उन्होंने जो है 2008 की जो क्राइसिस आई साल 2 साल की, जो इन्वेस्टमेंट रहा वो पड़ा रहने दिया, उसको खोल के देखा ही नहीं, मतलब डिमैट जो है वो डिमैट पड़े रहने दिया। और अप्स एंड डाउन्स हुए भाई, 2-3 साल लगे, वो जो आप जैसे आप बोले तो वो पीरियड आया 2-3 साल बहुत ख़राब हुए, उसके बाद उसने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। लेकिन जो बाद में 2014 के बाद से या 2013 से धीमे धीमे तेज़ी आई और 2020 में जब कोरोना आया और एकदम से डाउनफॉल आया, उस समय वो क्लाइंट वापस से अपने सेविंग्स को निकाल करके उस एक्सपीरियंस को गेन करके उसने फिर से इन्वेस्टमेंट चालू किया कि जो जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कैसे ग्रो हुआ है उसका इन 12 इयर्स, और उसने रोज़ जो है स्टडी करता, देखता, बात करता, डिस्कस करता और उसने फिर से अपने पोर्टफोलियो को ऐड ऑन करना शुरू किया। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो बहुत एक्सपीरियंस से आता है, लोग तकलीफ में तो होते ही हैं, किसी का भी हार्ड एंड मनी है, सही बात, और किसी कारण से 2008 की क्राइसिस में जैसे टूट गया तो भाई तकलीफ तो हर किसी को होती है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब बेच के एग्ज़िट कर जाते हैं, तो एग्ज़िट कर जाने पे तो उस समय आप लॉस बुक कर लिए, फिर दोबारा आपको मौका नहीं दिया। लेकिन स्टॉक्स अच्छे हैं, सिलेक्शन अच्छे हैं, टाइम दे सकते हैं, आपके ऊपर कोई लोन का भार नहीं है, उसको कोई लोन से नहीं लिया हुआ है शेयर, तो शायद उस पीरियड को यदि निकाल लिया जाए और थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए यह है कि इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़े से यदि वो टाइम दे सकते हो, या इसीलिए आज की डेट में 2020 के बाद से एडवाइज़र्स का बहुत प्रचलन बढ़ा है। बिल्कुल, और बहुत तरीके से डिजिटल रूप से लोग एडवाइज़र्स अडॉप्ट करते हैं या एडवाइज़र्स का रोल बढ़ा है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट जो लोग अपना टाइम नहीं देना चाहते हैं वो एडवाइज़र्स अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। बिल्कुल सर, एडवाइज़र की बात की, आप ही की कंपनी के एक एडवाइज़र हमारे यहाँ भी आते हैं, अंशुल जैन साहब, बड़े दर्शक उनको प्यार करते हैं। देखिए, एम्प्लॉय चुनना एक प्रमोटर का सबसे बड़ा गुण होता है और उसको रिटेन करना और उसका रिटेन रहना, ये एक दूसरा बहुत बड़ा गुण होता है। अंशुल जैन जी से जब बात होती है तो आपका काफ़ी सम्मान करते हैं और कहते हैं कि मैं भैया के साथ बिल्कुल, मतलब हम दोनों एक बदन दो जहाँ वाली सिचुएशन होती है वो बताते हैं। सर कैसे पहचाना आपने कि ये लड़का आगे जाकर कुछ लक्ष्मी श्री के लिए अच्छा करेगा, कैसे पहचानते सर? हम तो अंशुल जी को जानते हैं, और भी टैलेंट रहे होंगे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अंशुल जी जैसे हमारे नवरत्न लोगों को? सर ये तो बड़ी महीन लाइन है, ऐसे शब्दों में शायद आपको बहुत इजीली आप लोग बयां कर देते हैं, शायद मेरे को बताना बड़ा मुश्किल होता है।
अंशुल जी आए रहे जिस समय, मतलब हम एक मेल आई रही जिसमें कि अंशुल जी का था कि हम जॉब ढूंढ रहे हैं वाली स्थिति थी। ये अदर शहर में थे, हम अदर शहर में थे, तो उस पर ही मैंने रिप्लाई करके भाई इनवाइट किया अंशुल जी को। अंशुल जी आए और हम लोग 2-3 घंटा संग में फर्स्ट डे ही बैठे। काफ़ी डिस्कशंस हुए। एक पैशन होता है इनको जो है स्टॉक मार्केट का, शायद ये बने ही स्टॉक मार्केट के लिए हो, शायद ऐसा वाला था कि इनको 4 कमरे हों तो ऑटोमेटिकली उनका पैर जो है स्टॉक मार्केट वाले कमरे में पहुंच जाए। सही बात ये सब वाली इनके अंदर अपने आप से गुण थे जो इनको खींचते थे स्टॉक मार्केट के लिए। और जब ज्वाइन करने के बाद भी मैं आज भी कहता हूँ अंशुल जी जो है, मतलब शायद 2 घंटा 3 घंटा जब मौका मिलता है तो बुक्स पढ़ते हैं, उतना रीड करते हैं कि क्या नया हुआ है, या कोई भी ऐसी टर्मोलॉजी जिसको इनको फिर लगता है कि दोबारा रीड करनी हो या नया फिर से पढ़ करके उसको भी जानना है, वो इनके अंदर बड़ी कूट करके वो भाव है अंदर, जिसकी वजह से ये जो है कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, और लोगों से बढ़िया कर पा रहे हैं, आप लोगों का प्यार पा पा रहे हैं, दर्शकों का प्यार पा पा रहे हैं। बिल्कुल सर। देखिए, मैंने आपको शो की शुरुआत में द्रोणाचार्य कहा और उनको अर्जुन कहा। सर, द्रोणाचार्य अर्जुन के बिना शायद द्रोणाचार्य नहीं बनते, और अर्जुन शायद द्रोणाचार्य के बिना अर्जुन नहीं बनता। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, जब अर्जुन आए थे, बहुत सारे गुरु रहते हैं, उनके शिष्य आते हैं, लेकिन अर्जुन और द्रोणाचार्य में एक विशेष बात ये थी कि जब अर्जुन बिल्कुल रॉ थे, जब बच्चे थे, तब वो द्रोणाचार्य के पास गए। इसी तरह से जब अंशुल जी बिल्कुल रॉ थे, कोई फील्ड का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, वो बस आ गए स्टॉक मार्केट में आपके पास, तब आपको लगता है कि मतलब आपको क्या फीलिंग थी कि ये बच्चा कैसे, जैसे हम सुनते सचिन तेंदुलकर फॉर एग्जांपल, कि सचिन तेंदुलकर हैं, जब वो आचरेकर जी के पास गए थे तो आचरेकर जी ने कहा कि मुझे 2-3 अपने शिष्यों पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। एक प्रवीण आमरे हुआ करते थे उस जमाने के बैट्समैन, एक विनोद कांबली हुआ करते थे, और सचिन लेकिन मुझे कुछ अलग दिखता था। शिष्य मेरे तीनों अच्छे थे, लेकिन मुझे सचिन अलग दिखता था। ऐसी क्या अलग दिखता था आपको कि अंशुल जैन जो होंगे वो आगे चल के बड़ा नाम करेंगे? पैशन है इनके अंदर, पैशन है वो। अच्छा। सबसे बड़ी खासियत है। और एनी टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट में टेक्निकल्स जो करने के लिए बहुत तरीके की स्टडी है, और शायद इनके पास मेरे को एग्जैक्टली कितने टाइप की स्टडीज़ है ये बताना मुश्किल है, लेकिन जितने भी तरीके से एनालिसिस की जा सकती है अलग अलग, वो सीखने की इनके अंदर मन में मंशा बहुत मजबूत है। उसकी वजह से इनको एनालिसिस करना, और गॉड गिफ्ट है। कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट भी होता है कि थर्ड आई से कुछ पता चलता है, तो वो भी एक अंदाज होता है जी। वो इनके पास कुछ एक बढ़िया वो मिला हुआ है। अंशुल जी सर, जब बात होती है तो वो आपके बारे में जो बोलते हैं, क्योंकि आपके बारे में सर बहुत ज़्यादा जानकारी हमने उन्हीं से ही जुटाई है, और कुछ आपके जो कंपनी के लोग हैं उनसे जुटाई है, तो सभी लोगों का एक मत कि भैया को ये बता दीजिए कि गलती हो गई तो माफ़ी है, लेकिन अगर भैया को छिपा कर आपने गलती के साथ आगे चलते गए तो दिक्कत है आपके साथ, फिर माफ़ी इजीली नहीं मिलेगी। सर, ये आप होमवर्क करके आए हैं सर। सर, तो ये जो चीज़ें हैं, ये देखिए सर, ये कल्चर को भी बताता है, एक्चुअल में एथिक्स को बताता है। कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं, हम बहुत सारे प्रमोटर से मिलते हैं, ये एथिक्स भी बताता है, और ये एथिक्स बहुत अच्छा भी है इनफैक्ट, जो दर्शक देख रहे हैं। सर, इस एथिक्स को बनाए रखना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, बच्चा है, लेकिन अगर उस गलती पे बच्चे ने खुद रियलाइज़ कर लिया तो ठीक, लेकिन अगर नहीं रियलाइज़ किया तो आप रियलाइज़ करा देते हैं। ये कितना एथिक्स मुश्किल है निभाना। ये मतलब क्या है कि ये जो आप एक तो ये पूछे कि भाई ये क्यों हुआ, तो ये मतलब ग्रैंडफादर से आया है। अच्छा। है ना, तो वो हरदम से हम लोगों को फादर्स बताते रहते रहे कि जो है ये ग्रैंडफादर जो है हमको मतलब बोलते रहे कि कोई भी गलती करो तो घर में आकर के पहले आप
खुद से बताइए कि ये गलती हो गई, ये ना हो कि कोई दूसरा आके पिन पॉइंट करे कि ये गलती हो गई। तो उस वजह से वो नेचर में आया है। और वही हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई यदि गलती होती, हम लोग भगवान नहीं है, कोई धरती पे भगवान तो है नहीं, भगवान से हम लोग तो नहीं पर्सनली मिले, तो यदि गलती खुद रियलाइज़ कर लें और शायद उसको करेक्ट करने का ज़्यादा मतलब अच्छा साधन है वो, और पता चल जाए तो उसको करेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। सर एक चीज़ और, देखिए आपका ऑफिस बॉम्बे भी है जी और बनारस भी है। जनरली आपकी जो स्टॉक मार्केट की जो इंडस्ट्री है वो बॉम्बे में ज़्यादा है। आपने बॉम्बे में खोला हुआ है ऑफिस और सब कुछ है, आपका सेटअप है, लेकिन आप बनारस में ही ज़्यादा क्यों वक्त बिताते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों जगह है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा भगवान भोलेनाथ की वजह से कुछ वो भी हो सकता है, भगवान भोलेनाथ का कुछ आशीर्वाद है हमारे अच्छा। ऊपर, तो वो भी हो सकता है। और हम लोग स्टार्ट चूँकि नेटिव प्लेस वाराणसी है, वहाँ से चूँकि स्टार्ट किया, तो इस वजह से ऐसा सेटअप बना है कि हेड ऑफिस जो है वाराणसी बना, और वक्त के संग जैसे जैसे ग्रो किए तो हर शहर में अपने ऑफिसेस खोले। मुंबई में है अपना ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस है, अहमदाबाद है रीजनल ऑफिस, दिल्ली में है, कलकत्ता है, उज्जैन है, ऐसे अलग अलग सिटीज़ में हम लोग ऑफिस खोलते जा रहे हैं। इंडिया में प्रेजेंस अपनी करना है, वो अपनी मंशा है। ये मंशा है कि क्लाइंट को अच्छी एडवाइजरी से, अच्छे तरीके से उसको उसका पोर्टफोलियो बढ़े और उसको एक अच्छा बेनिफिट मिले, अच्छी वो मिले। फादर के समय में भी, आज भी डेट में फादर नहीं है मेरे, लेकिन जो उस ज़माने में जो भी ऐसे क्लाइंट्स अब भी मिलते हैं तो उनकी इस बात की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने ये स्टॉक दिला दिया रहा और वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो उसका मतलब बड़ा वो गुणगान करते हैं, उन पिताजी की बहुत तारीफ़ करते हैं। अच्छा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके जाने के बाद आपको कोई याद करे, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग को ये याद रहे कि भाई ये चीज़ उन्होंने मेरे संग ऐसी अच्छी की रही जिसकी वजह से हम उसको एडमायर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर आप जिस इंडस्ट्री में बैठते हैं उसको बहुत से लोग कैसीनो बोलते हैं, बहुत से लोग सट्टे की दुकान बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आपने बहुत लोगों के फॉर्च्यून बनते हुए देखा होगा, बहुत सौ के बिगड़ते हुए भी देखा होगा। जैसे एक डॉक्टर होता है, ज़िंदगी बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन कई बार नहीं कर पाता, ऑपरेशन फेल हो जाता है। सर जब फेल हुए कुछ लोग, जिनका आपको शायद कभी लगा हो कि नहीं इसके साथ तो रियली बहुत गलत हुआ, ऐसे कोई पल आए लाइफ में? और फिर मैं उन पलों पर भी आऊँगा जो कि बहुत अच्छे पल थे, जो आपने जिनको मर्सिडीज़ और BMW में फिर दौड़ते हुए देखा। नहीं, वो तो होता ही है सर। अब 92 में हर्षद मेहता हुआ, 96 में केतन पारिक का कांड हुआ। अब अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके के 2008 हो, 2020 में कोरोना के कारण गिरी बाजार, तो लोगों को भाई नहीं सर, मैं आपके क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। हमारे क्लाइंट को भाई नुकसान तो भाई हर क्लाइंट को, और हमारे क्लाइंट को भी हुआ। आपके क्लाइंट्स में मैं पूछ रहा हूँ कि सर जैसे कोई क्लाइंट होता है ना जिसने कि बहुत पैसा गंवाया, खुद की गलती से गंवाया, कि F&O में ट्रेड कर लिया, उन्होंने हेजिंग नहीं की, मार्केट क्रैश हो गया, आपको लगा कि बहुत अच्छा अक्लमंद आदमी था, लेकिन एक गलती ने उसको पूरा, उसकी गलती पूरी फॉर्च्यून चेंज कर दिया। बहुत इंसिडेंट्स है सर, क्योंकि अब ऐसे भी डाटा है 90% ऑफ द क्लाइंट जो डेरिवेटिव ट्रेड कर रहा है, 90% से ज़्यादा लोग डेरिवेटिव ट्रेड करने वाले मतलब पैसा नहीं बना पाते और वो लोग नुकसान करते हैं। तो इसी वजह से इतना अभी तो बहुत अच्छी मार्जिनिंग सिस्टम है कि वो पूरा पैसा शायद न जाए, लेकिन पहले के समय में मार्जिन्स ज़्यादा दी जाती रही, क्लाइंट्स ओवर लिवरेज्ड, एक्स्ट्रा ओवर लिवरेज हो सकता रहा। तो वो आज की डेट में इसी वजह से ये जो कानून बने हैं वो सब बेहतर में, नहीं तो बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि मतलब अपना पूरा पैसा गवा देते रहे, गवा दिए हैं। और क्लाइंट्स देखिए मतलब हम मतलब ये भी कह सकते हैं कि ब्राउन शुगर का नशा को छुड़ाने के लिए अस्पताल बना है। घर वाले हो सकता है उसको पकड़ करके जैसे संजय दत्त की फिल्म में था, उसको हॉस्पिटल ज़बरदस्ती पहुंचा करके किसी तरीके से उससे उसको मतलब छुड़ा दिए। इसका नशा छुड़ाना मतलब
कोई हॉस्पिटल बना नहीं है इसका कि जिसके मतलब इसको खुद से डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा क्लाइंट को। हम लोग बताते हैं, बहुत बताते हैं कि मतलब मत ट्रेड करें। एक क्लाइंट ऐसा आ रहा है सर, उसके पास 2004 में कम से कम नहीं तो 20 लाख का पोर्टफोलियो रहा होगा। अच्छा। और वो बैंक में कार्यरत रहा, मतलब अच्छी सैलरी, आप मतलब ऑफिसर ग्रेड का आदमी, तो ठीक ठाक सैलरी। उसने अपना पूरा मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर करके नुकसान कर लिया। अब उसके बाद बाय द टाइम वो 2-3 साल में रिटायर भी हो गया। उसके बाद उसकी पेंशन आती रही, पेंशन में से पैसा लगा लगा करके वो किया। तो बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हैं। क्या हुआ सर? जब पैसे एकदम ही ख़त्म हो गए तो फिर क्लाइंट चला गया भाई। अच्छा। घर वाले मतलब दुखी हो जाते हैं, सबने मतलब बेटा का अपना पोर्टफोलियो उसने छूने की कोशिश की, बेटे ने फ़ोन करके लॉक करा दिया कि भाई मेरा अकाउंट में कोई ट्रेड ना होए। अच्छा। जो उसके स्टॉक हैं भाई उसको ना छुए। तो भाई ये सब चीज़ साफ वो है कि लोग मानते नहीं हैं, कितना भी समझाओ। मतलब बड़ा दूसरे का पैसा जाता है तो भी बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। लेकिन इस तरीके के बहुत से इंसिडेंट्स हैं। एक अभी आपके बोलने पे ऐसा तुरंत याद आ गया कि क्लाइंट्स मतलब ये हालत थी कि 10,000 की लिमिट मिल जाए, 10,000 लेके आया, आज पेंशन आई, 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया, और उसको फिर वो निफ्टी का ट्रेड करेगा, फिर वो 10,000 रुपये जब तक है तब तक ठीक है, वरना गया तो फिर घर चला गया। वो वाली हालत है जो मतलब वाइफ दुखी की जो है, अब पेंशन है, पेंशन से ही जीवन चल रहा है। सही बात है। और मतलब वो भी आप वो कर दोगे तो इस तरीके के बहुत से हम लोग को मालूम भी नहीं है किसके घर में क्या है। ये तो मतलब एक केस है जो मतलब क्लाइंट से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो करके पता चल जाता है। अच्छा, कुछ अच्छा केस भी मतलब कोई ऐसा जो कि हमारी जो अब यंग पॉपुलेशन है जो 2020 से आई है, 2025 अब हम खड़े हुए पिछले 5 सालों में, कोई ऐसा एग्जाम्पल कि आपको याद हो कि ये आदमी एक ज़माने में साइकिल पर आता था या स्कूटी पर आता था, आज ये BMW मर्सिडीज से नीचे बात नहीं करता आपके क्लाइंट्स पे? एकदम साइकिल वाला तो नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ, वो लोग ठीक है बिजनेसमैन थे। अच्छा भाई उन लोग के पास मतलब इतना पैसा था कि भाई वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। और भाई जो सेविंग्स हो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनका अलग पैशन था। 1982-83 से पब्लिक इशू का ज़माना शुरू हुआ और उस समय उन्होंने पब्लिक इशू एक जितने भी आते रहे वो भरना शुरू किया उन्होंने। जैसे भी जानकारी हुई, 1982 में तो मेरा कनेक्ट नहीं था, तो मतलब वो धीमे धीमे जितना भरते रहे, जो अलॉटमेंट होती रही रखते चले गए। विद द टाइम वो 86-87 से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करते चले गए। जो अच्छे IPO आते रहे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो विद द टाइम इस तरीके से ड्रॉ किया दिमाग में कि जो भी शेयर्स लिस्टेड हैं वो धीमे धीमे वो जो पैसे, मान लीजिए कोई एक कंपनी का पब्लिक इशू उनको अलॉट हुआ, 500 शेयर अलॉट हो गया, उससे जो फ़ायदा हो रहा है तो वो सिर्फ 10% या 20% ही बेचते रहे। मतलब कभी भी वो पूरा पोर्टफोलियो, जो जनरली होता है कि क्लाइंट को फ़ायदा होता है तो पूरा पोर्टफोलियो बेच देता है, नुकसान होता है तो एक मेंटल स्टेटस में कई बार क्लाइंट्स जो हैं उसको होल्ड करते रहते हैं। तो जो भी फ़ायदा होता है वो किसी भी परिस्थिति में, यदि आज 100 रुपये की चीज़ ली हुई है और 150 में खुली तो 150 ही शेयर, 500 है तो 20%, 10% और बढ़ेगी तो 10% बेचेंगे। अच्छा, वो SIP मोड में सेल करते हैं, धीमे धीमे बेचते रहे। वो खरीदने की जगह और बेचना SIP मोड वो में, अपना पोर्टफोलियो। और उससे जो है जो दूसरी अच्छी कंपनियां मार्केट्स में हैं जो कि पहले से लिस्टेड है, वो धीमे धीमे उसको खरीदते थे और स्टडी भी करते थे। सर कितनी वेल्थ बना ली उन्होंने? सर ये तो नहीं बता सकते डिस्क्लोज करने का, हमारे समझ से गई गुजरी हालत में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ से ऊपर होगी। मतलब आप 35-40 साल की, 40 साल से ज़्यादा की बात हो गई, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ से ज़्यादा होगी। और मतलब पिछले 20-1 साल से उनको बच्चों को, मान लीजिए किसी को गाड़ी खरीदनी है तो डिविडेंड से, मतलब शेयर बेच करके नहीं खरीदना है कोई गाड़ी। कोई किसी को 20 लाख 25 लाख, मान लीजिए 20 साल पहले भी 20 लाख की गाड़ी बहुत महंगी मानी जाती थी, 25 लाख की गाड़ी। हाँ। तो वो खरीदनी है तो डिविडेंड से ही
हो जाएगा वो, मतलब कोई जबरदस्त उनके पोर्टफोलियो में ये पैशन है सर कि उनके कोई भी स्टॉक लिया है, मान लीजिए एमआरएफ है, तो लास्ट एक शेयर एमआरएफ वो बेचना नहीं है, मतलब अच्छा। उनके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। ओके। मतलब मेरे को आज तक कोई इन्वेस्टर ऐसा नहीं मिला है जिसका फोलियो में मतलब इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स मिले। अच्छा, देखिए हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पैसा बना एसआईपी में शेयर बेचने पर, कि आप धीरे धीरे स्टॉक बेचिए तो पैसा बनेगा। सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, ये मूल मंत्र है। मतलब अगर वेल्थ बनाने का, अगर ये माने कि एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया जाए तो मूल मंत्र बन सकता है। सर एक और चीज़, जैसे होता है कि स्टॉक मार्केट में लोग जो काम करते हैं, हम सबसे ही बात करते हैं, उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अब देखिए ये सैटरडे संडे में अभी पीछे की हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क खड़ा हो जाता है। कभी भारत पाकिस्तान हो जाता है कि फ्राइडे को हम कुछ और सोच कर गए हैं, संडे को बमबारी हो गई, मंडे को आप डरे हुए हो कि मंडे की मॉर्निंग बड़ी ख़राब होने वाली है कभी ईरान का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कभी भारत पाकिस्तान का आ रहा है, कभी किसी का कुछ आ रहा है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। आप फैमिली में अच्छा खासा किसी पार्टी में जा रहे हैं, अचानक से आपने नोटिफिकेशन देखा कि अरे यहाँ तो बम पड़ गया, आपका मूड ख़राब हो गया कि अगले दिन तो आपका दिन ख़राब जाने वाला है। ऐसे मूड स्विंग्स आपकी जो वाइफ हैं उन्होंने कैसे संभाला, और आपके बच्चों पर इसका क्या असर पड़ा कि मतलब वो ये चाहते हैं कि पापा के बिजनेस में जाएं या नहीं जाएं, क्या क्या असर रहा सर? मेरे यहाँ तो नेक्स्ट जनरेशन जो है मतलब बिज़नेस में आ चुकी है। आज अच्छा। की डेट में मेरे बहुत से कज़न्स हैं और बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे शायद उनके बिजनेसेस नहीं ज्वाइन करना चाहते या वो खुद भी नहीं चाहते। एक मतलब आज की डेट में आप बहुत ज़्यादा ऐसा किसी से भी मिलते होंगे तो देखते होंगे कि सेकंड जनरेशन वो सेम बिजनेस नहीं करना चाहती जो मतलब पेरेंटल उसमें मिला, ऐसा 70% 80% ऐसा सोच बनती जा रही है। मेरा अपना सोचना है कि मतलब जो भी जिस बिज़नेस को करता है हर उसमें कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन्स हैं ही हैं, मतलब एनी टाइप ऑफ बिजनेस। स्टॉक मार्केट थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिवनेस ऐसा प्रोबेबिलिटीज़ में ज़्यादा होती हैं, लेकिन उस चीज़ को सीखने के बाद आप उस चीज़ों से जब अडॉप्ट कर जाते हैं तो वक्त के संग आपको इफ़ेक्ट नहीं करती, विद द एक्सपीरियंस विद द टाइम आपको इफ़ेक्ट कम करने लगती है। आप उस तरीके की भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि भाई आज बाज़ार नीचे खुलने वाली है, यदि बाज़ार या ये कुछ मतलब थोड़ा सा बॉटम टाइप की है या यहाँ से बाउंस बैक आएगा, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको अच्छे शेयर्स कई बार सस्ते रेट्स पे मिल जाते हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप मतलब इन्वेस्ट करें और कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न। और इसी वजह से आज की डेट में इंडिया में या वर्ल्ड में सब लोग जो है मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा ये स्टोरी है कि भाई इतना तेज़ जो यूनिक अकाउंट्स खुल रहे हैं और हर कोई इन्वेस्ट करने को सोच रहा है। पहले तो सिर्फ गोल्ड सिल्वर, एफडीज या प्रॉपर्टीज़, अभी तो विद द टाइम स्टॉक मार्केट इतना बढ़िया एक माध्यम बना है, एक एसेट क्लास ऐसा डेवलप हुआ है, था तो हरदम से, लेकिन हर किसी के माइंड फ्रेम में इतना बढ़िया डेवलप हुआ है कि लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी है और शायद बाकी एसेट क्लास से इसमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिले, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और टाइम डिवोशन किसी को देना है तो वो पढ़ के भी दे सकता है, खुद से कर सकता है, और नहीं तो एडवाइज़र्स का भी रोल डिराइव हो सकता है, जहाँ के एडवाइज़र्स आपको बहुत बढ़िया आपको बता रहे हैं कि कैसे करें और आप अपनी वेल्थ क्रिएट करें। सर आखिरी सवाल, अगर मैं बोलूं कि स्टॉक मार्केट का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र जो आपने ज़िंदगी में सीखा, करीब 30-35 साल हो गए आपको, एक मंत्र कि भाई ये करना है या नहीं करना, व्हाटएवर, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो बता दीजिए सर। गट फीलिंग से आता है सर, और मतलब आपको विद द एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई भी आप मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन्वेस्टर जैसे, तो उसको एक्सपीरियंस आता है ना वक्त पे कि भाई हमने लास्ट ये गलती की रही,
अब अंशुल जी आज मान लो इतना अच्छे से कोई चीज़ को सीख जाते हैं कि चार्ट को रीड करना, तो इन्होंने कभी तो कोई ऐसी गलती कर दी है, मान लीजिए एक मिनट चार्ट रीडिंग में, तो वो चार्ट रीडिंग की गलती हम ना रिपीट करें। हाँ। या हम अपने बिजनेस में कोई गलती कर दी है तो वी शुड नॉट रिपीट दैट एरर। अपनी मिस्टेक से सीख करके आगे बढ़ें, तो वो सबसे पॉजिटिव नोट है, और उससे जो है देयर इज़ नो एंड। वैसे तो सर लास्ट क्वेश्चन था मेरा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा जो कि जनरली स्टॉक मार्केट के लोग पूछ लेते हैं, वो होता है कि डेस्टिनी वर्क करती है स्टॉक मार्केट में या स्टडी? बस स्टडी। डेस्टिनी तो आप स्टडी कर लोगे तो डेस्टिनी बन जाएगी। ठीक है। तो सलील सर, मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत चीज़ें जानने को मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सलील सर ने हमें बताया, देखिए 3 चीज़ें कैसे एक एनालिस्ट बनता है। अगर आप अंशुल जैन जी को प्यार करते हैं, उनकी तो जर्नी उनकी देखिए, उनसे भी बात करेंगे किसी दिन फुर्सत में कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाया, कैसे कैसे वो पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल में एनालिस्ट बनते, 5 साल में बनते। अगर कोई सोचता है कि मैं 5 साल में रिसर्च करना सीख जाऊंगा, टफ़ है। आपको बहुत सारी साइकिल्स देखनी पड़ेंगी स्टॉक मार्केट, 15-20 साल लगाने पड़ते। सर ने भी बोला कि गट फीलिंग और मिस्टेक्स, ये दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं, और यही मूल मंत्र भी है कि आप मिस्टेक से कितना सीखते हो, और गट फीलिंग आपकी उसके बाद भी कितनी खड़ी रहती है कि आपको आगे स्टॉक चुनने के लिए फीलिंग देती है कि हाँ मुझे चुनना है स्टॉक। दूसरा कि कैसे बड़े बनते हैं, एसआईपी के थ्रू सेल करें, बाय तो जो करते हैं लेकिन सेल भी करें, उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। सर थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे सलील सर, जिन्होंने कि बताया कि स्टॉक मार्केट के अनछुए पहलू, जिसमें कि सर ने बताया कि एसआईपी मोड में केवल शेयर खरीदते नहीं हैं, बेचते भी हैं, कैसे बड़ा बनते हैं, कैसे उन मूवमेंट्स को जहाँ पर कि आपका स्टॉक मार्केट में जब बहुत नुकसान हो जाता है तो कैसे उस टाइड को पार करते हैं। तो काफ़ी अच्छा कॉन्वर्सेशन जहाँ पर कि सलील सर से बहुत एक्सक्लूसिव बात हुई है। तो फिलहाल इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।